सो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। पहले हम इसकी कुछ थियरी देखेंगे और इसके कुछ शॉर्ट सम ही आते हैं। इसके जो बड़े वाले सम हैं वो शेयर कैपिटल के जैसे ही है, ओके, तो वो भी देखेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? सो कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत रहती है, तो वो पैसा कंपनी कैसे लाती है? तो कंपनी शेयर इश्यू करके। अगर कंपनी को उस पैसे से कंप्लीट नहीं हो रहा है और कंपनी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, यानी कि कंपनी को अपना वर्क बढ़ाना है, उसको इंक्रीज़ करना है, कंपनी डेवलप करनी है, तो उसके लिए कंपनी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो वो ज़्यादा पैसा कंपनी क्या करे, कैसे मिलेगा कंपनी को? तो कंपनी के पास अगर कोई रिजर्व शेयर हो गए तो वो इश्यू कर सकती है, या फिर कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है, या फिर बॉन्ड इश्यू कर सकती है, या फिर पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकती है। तो इस तरीके से कंपनी पैसा ले सकती है। किसके पास से? पब्लिक के पास से। हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है डिबेंचर। डिबेंचर है क्या? सो डिबेंचर एक ऐसा सर्टिफिकेट है, हम इसको नॉर्मली एक सर्टिफिकेट बोलते हैं। एक सर्टिफिकेट है जिसमें कंपनी ने क्या बोला है, तो कंपनी ने ऐसा बोला है कि भाई इस पर्सन के पास से इतना पैसा मैं लाइबिलिटीज़ की तौर पे ले रहा हूँ, ऐसा कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। कंपनी ने लाइबिलिटीज़ की है, ऐसा कंपनी क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है, ऐसा सर्टिफिकेट है। और कंपनी ने जो भी पैसा लिया है वो पैसा कितने टाइम के लिए लिया है, उस पर कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगी, कौन से टाइम पे करेगी, वो सब कुछ इसमें लिखा होता है। एंड ऐसा जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है इट्स कॉल्ड अ डिबेंचर। सो डिबेंचर क्या है? वन टाइप ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें क्या एक्सेप्ट किया है कि कंपनी क्या कर रही है? लाइबिलिटीज़ कर रही है, ऐसा एक्सेप्ट किया है, इट्स कॉल्ड अ डिबेंचर। अब हम बात करेंगे, लास्ट हमने शेयर इक्विटी शेयर में भी किया था और अभी भी कर रहे हैं उसको शेयर। फिर से एक बार, कंपनी शेयर इश्यू करती है तो जिस पर्सन ने जो भी शेयर परचेस करता है उसको शेयर होल्डर्स कहते हैं, जो भी डिबेंचर परचेस करता है उसको डिबेंचर होल्डर कहते हैं। दोनों का कंपैरिजन करते हैं शेयर एंड डिबेंचर में। नेक्स्ट, कंपनी मीटिंग बुलाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग में ओनली शेयर होल्डर्स जा सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स नहीं जा सकते। ओके, बिकॉज डिबेंचर इज़ अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ बोला जाता है। एंड जिसने भी शेयर परचेस किया है उस पर्सन को क्या बोला जाता है? कंपनी का ओनर, उतने, क्योंकि उसका उतना शेयर होता है। बट जिसने डिबेंचर परचेस किया है वो क्रेडिटर्स बोला जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर कंपनी को वो पैसा क्या करना पड़ेगा? उसको रिटर्न करना पड़ेगा। शेयर होता है तो शेयर पे कंपनी डिविडेंड देती है ईयर के एंडिंग में। अगर प्रॉफिट होता है तो क्या देती है? डिविडेंड देती है। और डिबेंचर को फिक्स टाइम के लिए इशू किया जाता है, एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ या एवरी 3 मंथ, जो भी टाइम पीरियड फिक्स किया है वो टाइम पीरियड में उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है उसको? मीन्स के इंटरेस्ट देते हैं कंपनी वाले। बाई चांस अगर कंपनी का डिसॉल्यूशन करते हैं, हम क्या करते हैं? डिसॉल्यूशन, तो सारी की सारी एसेट सेल करके हम जब भी लाइबिलिटीज़, यानी कि कंपनी जब भी लाइबिलिटीज़ पे करती है तो लाइबिलिटीज़ के साथ डिबेंचर के पैसे भी पे किए जाते हैं। और डिबेंचर के पैसे पे करने के बाद अगर कंपनी के पास पैसे बचते हैं तो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है? डिबेंचर्स होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को। और सेकंड प्रायोरिटी इज शेयर होल्डर्स को। इज दैट क्लियर? अब डिबेंचर काफ़ी टाइप्स के होते हैं, वो टाइप्स इस बार तो नहीं है कोर्स में, बट हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। डिबेंचर काफ़ी टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट यहाँ बोला है सिक्योर्ड मॉर्गेज डिबेंचर, एंड सेकंड अनसिक्योर या फिर सिंपल डिबेंचर। मॉर्गेज डिबेंचर किसको बोलते हैं? सोच लो, ये हमारी खुद की एक कंपनी है, स्कूल, यानी कि एक कंपनी है, स्कूल नहीं है, ये कंपनी है। ये कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी डिबेंचर इशू करती है, बट ये बोल के इशू करती है कि अगर इन फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हुआ
और कंपनी का डिसोल्यूशन करना पड़ा तो ये सारी की सारी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग सेल करके जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर को। यानी कि ये बिल्डिंग कंपनी ने मॉर्गेज पे रख दी, किसके अगेंस्ट? डिबेंचर के अगेंस्ट, डिबेंचर के अगेंस्ट। आर यू अंडरस्टैंड? अब इसका मीनिंग मॉर्गेज में रखा है, इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि कंपनी ये बिल्डिंग का आप यूज़ नहीं कर सकती। कंपनी यूज़ करेगी, अपना काम तो यही करेगी ना, थोड़ी नई बिल्डिंग बनाएगी, यही करेगी, यही काम चलेगा। बट इन फ्यूचर प्रॉब्लम होता है तो की बात है, प्रॉब्लम नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? मॉर्गेज डिबेंचर। सिंपल में क्या होता है, ऐसा कंपनी कुछ मॉर्गेज रखती नहीं है, डिबेंचर इशू करती है, जिसको लेना है बोले, नहीं लेना है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? अब डिबेंचर दूसरा टाइप है रजिस्टर्ड एंड बैरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर किसको बोलते हैं? तो देखो, ऐसे डिबेंचर आपको परचेस करने हैं तो उसके लिए कंपनी में जाना पड़ेगा। जो भी कंपनी के डिबेंचर है वो कंपनी का रजिस्टर होगा। वो रजिस्टर में आपको अपना नाम लिखाना होगा, अपना एड्रेस लिखाना होगा, अपना फ़ोन नंबर लिखाना होगा, आपने कितने डिबेंचर परचेस किए वो लिखाना होगा और साइन कर देनी होगी। इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर। इसमें कंपनी एवरी 3 मंथ 6 मंथ या ईयर के एंडिंग में आपको इंटरेस्ट देती है। वो रजिस्टर्ड में जिसका भी नाम होगा उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी अपने वहाँ से भेजेगी आपको इंटरेस्ट, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा या फिर आपके घर पे आ जाएगा चेक। ओके अगर चलिए मेरा डिबेंचर है रजिस्टर, मैंने डिबेंचर लिए 100 डिबेंचर, वो किसी और को मेरे को सेल करना है, तो सेल करने के टाइम मेरे को क्या करना पड़ेगा? जिस भी पर्सन को मैं सेल करता हूँ उस पर्सन के साथ मेरे को कंपनी में जाना पड़ेगा, कंपनी के रजिस्टर में से मेरा नाम निकालना पड़ेगा और उसका नाम लगाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंड? रजिस्टर में उसका नाम लगाना पड़ेगा तो इंटरेस्ट उसको मिलेगा। अगर मैंने रजिस्टर में उसका चेंज नहीं करवाया है, भले ही डिबेंचर दूसरे पर्सन को सेल कर दिया, बट डिविडेंड किसको मिलेगा? मेरे को। क्यों? रजिस्टर में अभी तक मेरा ही नाम है। आर यू अंडरस्टैंड? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। सेकंड है बैरर डिबेंचर। बैरर डिबेंचर में क्या होता है? वन टाइप ऑफ बैरर चेक की तरह होता है। आप डिबेंचर परचेस करते हो तो डिबेंचर के साथ, यानी कि आपको परचेस करते हो तब आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं डिबेंचर का, जिसमें लिखा होता है आपने कितने डिबेंचर परचेस किए हैं, क्या प्राइस है, कब उसका पैसा रिटर्न मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलता है, वो सब कुछ उसमें डिटेल लिखी होती है। और उसके साथ इंटरेस्ट की कूपन होती है, यानी कि वन टाइप ऑफ चेक, डेट लगा के आपके पास जितने भी डिबेंचर है उसका जितना भी इंटरेस्ट हो रहा है वो एडवांस में होते हैं, आपके पास कूपन्स होती है सारी की सारी। जो डेटा है वो डेट पे आप बैंक में डाल दो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सो इट्स अ वेरी इजी। अगर मेरे को किसी को सेल करना है तो पैसा लूँगा और सर्टिफिकेट और कूपन सब उसको दे दूँगा, वो अपने अकाउंट में डालेगा तो उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसमें कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा था? बैरर। दूसरा एक और है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल किसको बोलते हैं? तो ऐसा डिबेंचर जो कुछ टाइम के बाद, जैसा टाइम पीरियड फिक्स होता है उसमें कंडीशन लिखी होती है, वो कंडीशन फिनिश होने के बाद वो डिबेंचर का शेयर में, इक्विटी शेयर में कन्वर्टेशन हो जाता है। किस में कन्वर्टेशन हो जाता है? इक्विटी शेयर में। इट्स कॉल्ड अ कन्वर्टेबल। और जिसका इक्विटी शेयर में कन्वर्टेबल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टेबल। क्लियर? ये नॉर्मल डिटेल्स बताई मैंने आपको डिबेंचर के बारे में। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट रिलेटिंग ऑन टू डिबेंचर। तो ये सारे के सारे आ गए। अब देखो एक रह गया था मेरा पॉइंट बोलने के लिए, 1-2 पॉइंट रह गए, वो मैं बता रहा हूँ कि भाई डिबेंचर है वो शेयर मार्केट से परचेस किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? पता है किसी को? सो अगर डिबेंचर को शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड करवाया है तो उसको शेयर मार्केट में परचेस या सेल कर सकते हैं, नहीं करवाया है तो नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन ये। अब दूसरी बात ये है कि डिबेंचर कितने टाइम के लिए इशू किया जाता है? तो अगर नॉर्मल कंपनी है तो वो कंपनी अपने डिबेंचर मैक्सिमम 10 ईयर तक इशू कर सकते हैं। कितने ईयर तक? 10 ईयर तक। बट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कौन सी कंपनी? इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कंपनी मैक्सिमम 30 ईयर तक के डिबेंचर इशू कर सकते हैं। कितने ईयर तक के? 30 ईयर तक के डिबेंचर इशू कर सकती है। कौन सी बात चल रही है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली। दूसरी बात ये है कि मैंने ऐसा भी बोला था कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाता है ईयर के एंडिंग में कंपनी को प्रॉफिट होता है तो, बट ऐसा नहीं है।
कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने फ्रेंड्स को 10 लाख रुपीज़ दिए बिजनेस करने के लिए 2% इंटरेस्ट के साथ। कितना परसेंट इंटरेस्ट? 10 लाख रुपीज़ दिए, 2% इंटरेस्ट बोला। उसने बोला ओके डोंट वरी। चलिए, उसका बिजनेस अब अच्छा नहीं चल, उसने स्टार्ट भी कर दिया, 3 मंथ हो गए, बिजनेस अभी घाटे में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, तो क्या आप इंटरेस्ट नहीं लोगे? लेना ही पड़ेगा ना। आपने बैंक में से लोन लिया है, क्या लिया है? लोन, बिजनेस के लिए। चलिए, आपने पर्सनल लोन लिया, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या बैंक वाले बोलेंगे चल चलेगा भाई इंटरेस्ट मत देना, कि देना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा ना, यस या नो। इसीलिए कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस, उसको डिबेंचर होल्डर से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ओके। फिर जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वोटिंग होती है ना, तब ओनली शेयर होल्डर्स ही वो वोटिंग दे सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर? चलिए, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो फर्स्ट वाला, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू मनी लैंड और गिवन एज अ लोन टू द कंपनी। मैंने पहले ही बोला था, ये क्या है? वन टाइप ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट है। कंपनी क्या एक्सेप्ट करती है? उसने लैंड पे क्या लिया है? मनी लिया है। सेकंड, डिबेंचर इज अ सिक्योरिटी दैट पेयर्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच द इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द मैच्योरिटी डेट हम लिखेंगे, यानी कि फिक्स टाइम के लिए उसको इश्यू किया जाता है और उसका इंटरेस्ट भी फिक्स टाइम के लिए ही होता है। फिक्स टाइम हो जाता है, फिर उसका इंटरेस्ट पे किया जाता है। यार ये फिक्स टाइम क्यों बोला? क्योंकि डिबेंचर जो होते हैं, डिबेंचर का इंटरेस्ट 3 मंथ में भी कंपनी पे करती है, 6 मंथ में भी पे कर सकती है, 1 ईयर में भी पे कर सकती है एक साथ। ओके। चलिए, डिबेंचर का नेम क्या होता है? तो डिबेंचर पे हम जितना इंटरेस्ट मिलता है हमको, वही नेम से डिबेंचर बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डिबेंचर पे 8% इंटरेस्ट मिलता है, तो डिबेंचर का नेम हो गया 8% डिबेंचर। सपोज डिबेंचर पे 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो इट्स कॉल्ड अ 10% डिबेंचर। ये नेम हो गया उसका। So number 4, when a debenture are issued for the fixed terms, the money borrowed against the such debenture is repaid at the end or the fixed terms। यानी कि यहाँ पे ऐसा बोला है, जब भी डिबेंचर आप इशू करते हो तभी आपको मीन्स के कंपनी को बता देना पड़ता है कि ये डिबेंचर का पैसा रिटर्न कब मिलेगा, कितने टाइम के लिए दिया है। वो एक साथ कंपनी देगी। फॉर एग्जांपल 10 ईयर के लिए आपको डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है, तो 10 ईयर जैसे ही फिनिश होते हैं तब एक साथ कंपनी पैसा देगी, या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में 7 ईयर में 25%, 8 ईयर में 25%, 9th ईयर में 25% एंड लास्ट 10 ईयर में 25% ऐसे देगी। वो कंपनी को बताना पड़ता है। नंबर 5, जैसे मैंने बोला वो कि डिबेंचर होता है, डिबेंचर वो नॉर्मल कंपनी मैक्सिमम 10 ईयर के लिए इशू कर सकती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर होती है तो मैक्सिमम 30 ईयर तक। फिर ये आया मॉर्गेज वाला नंबर 6। तो डिबेंचर हम कंपनी जब भी इशू करती है तो वो मॉर्गेज भी हो सकता है या फिर सिंपल भी हो सकता है। मॉर्गेज किसको बोलते हैं वो पता है ना? किसको बोलते हैं? जिसके अगेंस्ट क्या मॉर्गेज में क्या रखा है, कोई एसेट्स रखती है। नेक्स्ट नंबर 7। चलिए, डिबेंचर को ओपन शेयर मार्केट में कब सेल और परचेस कर सकते हैं? जब शेयर मार्केट में उसको क्या किया होगा, लिस्टेड किया होगा, तो उसको लिस्टेड करना पड़ेगा, लिस्टेड किया होगा तो ही। चलिए, कुछ डिबेंचर्स ऐसे भी होते हैं जो फिक्स टाइम के लिए डिबेंचर बोले जाते हैं, उसके बाद उसका किस में कन्वर्टेशन हो जाता है, शेयर में। ये भी मैंने बोला। डिबेंचर इज अ नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो वो कहाँ पे लिखा जाएगा? तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में वो लिखा जाता है। सो डिबेंचर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स इन एनी मैटर्स ऑफ द कंपनी। ये भी मैंने बोल दिया, कोई भी वोट नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए, उसके बाद हाँ, ये एक टॉपिक रह गया, अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए सुन लीजिए। कंपनी शेयर इश्यू करती है,
कोई शेयर होल्डर शेयर का पैसा नहीं देता है तो हम क्या करते थे, उसको फॉरफिच करते थे, उसका शेयर ले लेते थे और फिर से री इशू करते थे। बट डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है। कोई डिबेंचर आपको पैसा नहीं दे रहा है, कंपनी को पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी उसके डिबेंचर फॉरफिच नहीं कर सकती। वाई? सिंपली सोचो, लॉजिक लगाओ। मेरी कंपनी है, आप सब ने पैसा इन्वेस्ट किया, किसी ने 1 लाख के डिबेंचर खरीदे, किसी ने 2 लाख के खरीदे, किसी ने 3 लाख के खरीदे। ओके, अब हुआ क्या, अभी तक मैंने 50% अमाउंट ही मंगवाई है, यानी कि जिसने 1 लाख का डिबेंचर परचेस किया उसने अभी मेरे को कितना दिया है, 50,000 दिया है। जिसने 10 लाख के डिबेंचर खरीदे परचेस किए वो उसने मेरे को कितना दिया, अभी तक 5 लाख से दिया है, अभी 5 लाख देने का बाकी है। तो सोच लो, एक ऐसा डिबेंचर होल्डर है जिसने 10 लाख का डिबेंचर परचेस किया है, मेरे को 5 लाख दिए है। अब दूसरे में 50% अमाउंट अब मंगवा रहा हूँ, बट उसकी कंडीशन नहीं है, वो नहीं दे सकता है, तो उसके डिबेंचर हम फॉरफिच कर लें? नहीं फॉरफिच हो सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी ने लाइबिलिटीज़ ली है भाई। क्या ली है? लाइबिलिटीज़ ली है। आर यू अंडरस्टैंड? यानी कि सामने वाले पर्सन ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। क्या किया है? इन्वेस्ट। वो ओनर नहीं है, वो क्रेडिटर्स है। उसने जितना इन्वेस्ट किया कम से कम उतना तो रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो ऐसा हुआ ना, अगर हम फॉरफिच, कंपनी अगर फॉरफिच करेगी तो सामने वाले ने इन्वेस्ट किया, पूरा इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो जो इन्वेस्ट किया वो भी चला गया, तो कोई इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो सर इसका क्या होता है? तो अभी तक उसने 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो कंपनी उसको इंटरेस्ट 5 लाख के हिसाब से ही देगी, और जब रिटर्न करना होता है तो 5 लाख के हिसाब से उसको रिटर्न करेगी, तब 10 लाख नहीं देगी। जितना दिया उतना ही रिटर्न करेगी ना। यस या नो? आर यू अंडरस्टैंड? ये भी लास्ट वाला भी आ गया कि भाई डिसॉल्यूशन होता है तो पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया जाता है, फिर इक्विटी शेयर होगा इसको। सो अब हम देखेंगे डिबेंचर को इश्यू करने की जनरल एंट्री। ये सबको पता ही है, सेम टू सेम शेयर कैपिटल जैसा ही है, बट शेयर की जगह का कौन सा वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे? डिबेंचर वर्ड यूज़ करना है। तो हम इसको ओरली देखेंगे। सबसे पहले हम डिबेंचर इशू, देखो उसमें भी पैसे हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट फाइनल कॉल ऐसे ही मंगवाते थे, डिबेंचर में भी ऐसे ही मंगवाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है जब भी हम डिबेंचर इश्यू करते हैं? तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर, फिर ये एप्लीकेशन का पैसा हम डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? अब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हैं तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। आ रहा है ना, शेयर जैसा ही। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? पता चल रहा है? फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएंगे तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यस या नो? और उसका पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है तो बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ऐसे फाइनल कॉल का होता है। ऐसे नहीं पता चलेगा, कोई एक सम मेरे को ओरली भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सम नहीं आते हैं फिर भी हम करवाते हैं। सो नंबर 1, अशोक मिल्स लिमिटेड इशू 8,000 डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इंटरेस्ट इज टू बी पेड at the rate 8% per annum on debenture. The amount where call up per debenture was under. तो 100 रुपीज़ का डिबेंचर था, 8,000 डिबेंचर इशू किए हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल 30 40 30। एप्लीकेशन वर रिसीव बाय कंपनी ऑफ 10,000 डिबेंचर। कितने की एप्लीकेशन मिली? 10,000। कितनी ज़्यादा मिली? 2,000। उसको क्या करेंगे? रिटर्न। चलो बाकी था कुछ है नहीं। तो अब देखो, अब बुक में आप एंट्री देख सकते हो। सबसे पहले एंट्री, हमको 10,000 डिबेंचर का एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा? 10,000 इंटू 30 आया 3 लाख। सेकंड एंट्री, ये डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर में। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और एक्सेस अमाउंट हम रिटर्न करेंगे। 2,000 ज़्यादा है ना,
रिटर्न करेंगे तो टू बैंक अकाउंट लिखा है। अब देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3 lakhs टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर में हम कितना देंगे, तो हमने कितने इशू किए थे 8,000 इंटू 30 2,40,000 और 2,000 डिबेंचर के हम पैसे रिटर्न कर रहे हैं तो 2,000 इंटू 30 लिखा होगा देखो 60,000 बैंक अकाउंट में आ रहा। कुछ पता आया, ये शेयर कैपिटल का जैसा ही है। चलिए अब हमारे पास 8,000 ही डिबेंचर है, हम उसका कौन सा पैसा मंगवाएंगे अब, अलॉटमेंट का। चलिए अलॉटमेंट का हम पैसा मंगवाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 8,000 इंटू 40 3,20,000 और उसका पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। सो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इज दैट क्लियर। चलिए सेम टू सेम फाइनल कॉल का मंगवाएंगे तो शेयर फाइनल डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 30 इंटू 8,000 2,40,000 और उसका पूरा का पूरा मिल जाएगा। सो बैंक टू। क्लियर, यह फर्स्ट वाला था। अब सेकंड, अब तक देखो हमने क्या देखा था, शेयर में क्या हुआ था कि शेयर हम नॉर्मल फेस वैल्यू से इश्यू कर सकते हैं या फिर प्रीमियम से इश्यू कर सकते हैं, राइट। बट डिबेंचर है, डिबेंचर वो फेस वैल्यू से भी इश्यू कर सकते हैं, प्रीमियम से भी इश्यू कर सकते हैं एंड डिस्काउंट से भी इश्यू कर सकते हैं। किससे, डिस्काउंट, न्यू टॉपिक। तो चलिए देखते हैं, पहले हम प्रीमियम वाला देखेंगे फिर डिस्काउंट वाला देखेंगे। उसके लिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। Gujarat Limited issue of 5,000 10% debenture of 200 each at premium 20% on which the amount per debenture was call up as under 200 का डिबेंचर है, वैसे 5,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं, कितना परसेंट प्रीमियम है 20%, 200 का 20% यानी कि 40 रुपीज़ प्रीमियम आया। इज दैट क्लियर। सो नाउ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के टाइम 60 रुपीज़, अलॉटमेंट में 100 है, लिखा है प्रीमियम विथ प्रीमियम यानी कि 40 रुपीज़ क्या होगा प्रीमियम एंड 80 ऑन फाइनल कॉल। इज दैट क्लियर। सो नाउ एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर टोटल 8,000 डिबेंचर। कितने की एप्लीकेशन मिली, कितनी ज़्यादा मिली, उसको क्या करेंगे रिटर्न। चलिए बाकी तो कुछ है नहीं, फास्ट जनरल एंट्री। चलिए नाउ फर्स्ट 8,000 डिबेंचर का हमको कितना रुपीज़ मिलेगा 60। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 8,000 इंटू 60 4,80,000। सो नाउ सेकंड एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर में। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू डिबेंचर अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर में कितना जाएगा, तो हमने कितने डिबेंचर इश्यू किए थे 5,000 इंटू 60 कितना आएगा 3 lakhs और 3,000 का पैसा हम रिटर्न करेंगे तो 3,000 इंटू 60 बैंक में लिखा होगा 180। इज दैट क्लियर। चलिए अब सेकंड एंट्री, हम कौन सा पैसा मंगवा रहे हैं अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का मंगवा रहे हैं, तब देखो प्रीमियम है, यस या नो। तो शेयर में हम प्रीमियम क्या करते थे, क्रेडिट या डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करते थे, राइट। तो इसमें भी क्रेडिट होगा। सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वही है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो कैसे आएगा, इसमें टोटल 100 रुपीज़ मंगवाया है तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 100 5 lakhs। अब डिबेंचर में कितना जाएगा, तो 100 में 40 रुपीज़ तो प्रीमियम है यानी कितना बचा 60 रुपीज़ इंटू 5,000। सो कितना आएगा 3 lakhs डिबेंचर में जाएगा एंड 40 इंटू 5,000 प्रीमियम में जाएगा। 2 lakhs किस में जाएगा प्रीमियम। इज दैट क्लियर, एनी डाउट्स। इसका पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है यानी कि पूरा का पूरा 5 lakhs मिलेगा तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन नहीं सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट 5 lakhs।
लास्ट कॉल मंगवाते हैं 80 रुपीज़ का, वो भी इजी है। डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 5 into 80 4 lakhs एंड लास्ट बैंक अकाउंट टू फाइनल कॉल 4 lakhs। पता चल रहा है? तो प्रॉब्लम नहीं है। नाउ थर्ड वाला डिस्काउंट के साथ इश्यू करते हैं। दिस इज द लास्ट सम। Rajkol Oil Limited issue 8,000 10% debenture of 100 each at a price of ₹90 per debenture। कितने का डिबेंचर था? 100 का। कितने इश्यू किए? 8,000। कितना रुपीज़ डिस्काउंट दिया, यानी कितने में इश्यू किया? 90 रुपीज़ में। द अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेएबल वॉज अंडर एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट कितना है? 40 विथ डिस्काउंट ऐसा लिखा है, यानी कि इसमें डिस्काउंट ऐड नहीं किया है। 40 + 10 आफ्टर, यानी कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद है। आफ्टर डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद, यानी कि रियल अमाउंट कितनी हुई? 50 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल 70 20 है। चलिए, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 8,000 डिबेंचर, यानी कि जितना इश्यू किया है, कितना इश्यू किया है वो तो बोला ही नहीं है ना, नहीं 8,000 है, उतनी एप्लीकेशन मिली है। द कंपनी रिसीव द फुल मनी कॉल ऑन अलॉटमेंट एक्सपेक्ट ऑन 300 डिबेंचर, द कंपनी रिसीव फुल अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, यानी कि लास्ट कॉल में 300 शेयर के पैसे, सॉरी डिबेंचर के पैसे हमको नहीं मिलते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। जैसे हम प्रीमियम क्रेडिट करते थे, वैसे डिस्काउंट इज़ अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस बोला जाएगा। तो डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट होता है। वो भी डिबेंचर वाली एंट्री में ही होगा। जैसे इसमें जहाँ पे हम प्रीमियम क्रेडिट करते थे, वहाँ डिस्काउंट क्या करेंगे अब? डेबिट। तो चलिए कैसे होगा। सबसे पहले हमको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। सो बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 8,000 × 30, देखो लिखा है 2,40,000। इज दैट क्लियर? अब ये पैसा हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? डिबेंचर में। सो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 2,40,000। नेक्स्ट, अब हम कौन सा पैसा मंगवाएंगे? तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू डिबेंचर। आर यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे अगर प्रीमियम होता तो हम क्या करते? प्रीमियम क्रेडिट करते, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या कर देंगे? डेबिट। सो फिर से एक बार, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब अलॉटमेंट में कितना आएगा? कितना रुपीज़ है? 8,000 × 40, देखो लिखा होगा 3,20,000। डिस्काउंट में कितना है? 8,000 × 10 80,000 एंड टोटल अमाउंट कितनी हुई? 50। 8,000 × 40, सॉरी 50, कितना आया? 4 lakhs। इज दैट क्लियर? चलिए, उसका भी पैसा पूरा का पूरा मिल जाता है। कितना मिलेगा? 4 lakhs या 3,20,000? बेटा 3,20,000 ही मंगवाया है, 4 lakhs कहाँ मंगवाया है? सो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिलेगा? 3,20,000। क्लियर? नेक्स्ट, फाइनल कॉल मंगवाएंगे। डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 8,000 × 20 1,60,000। चलिए, इसका पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो 300 का नहीं मिल रहा है तो कॉल इन एरियर्स वाला आई थी ना एंट्री, अगर पैसा नहीं मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। चलिए, 8,000 में से 300 माइनस करेंगे तो 7,700। 7,700 का कितना मिलेगा? 20 रुपीज़। सो 1,54,000 मिला। कॉल इन एरियर्स कितना नहीं मिल रहा है तो 300 का 20 रुपीज़, तो कॉल इन एरियर्स में आएगा 300 × 20 6,000 एंड टू फॉल अमाउंट डिबेंचर में। क्लियर? ये था डिबेंचर इश्यू किया वो। अब हम नेक्स्ट सब में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि डिबेंचर
इश्यू करने के बाद उसको रिडीम करना पड़ता है, रिटर्न करेंगे ना, उसका पैसा रिटर्न करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना पड़ेगा। कंप्लीट।